अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड इन लाइट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम वेव की रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जिस डेफिनेशन को पढ़ना है वो है वेव स्पीड। वेव स्पीड को जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है वो है कैपिटल वी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव सच एज अ क्रस्ट in a given interval of time or the speed at which wave travels। देखिए, वेव की स्पीड की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको स्पीड की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। क्लास 9 में आप सभी ने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ रखी है, लेकिन आप लोग बहुत ही मासूम से स्टूडेंट्स हैं, हर थोड़े टाइम में सारी डेफिनेशंस भूल जाते हैं, तो आपको बार बार वो डेफिनेशंस रिपीट करानी पड़ती है। चलें, कोई बात नहीं, हम दोबारा से इस डेफिनेशन को रिवाइज़ कर लेते हैं। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी मूविंग बॉडी की अगर हमें स्पीड मालूम करनी होती थी तो जो भी वो डिस्टेंस कवर करती थी जितने टाइम के अंदर वही उसकी स्पीड कहलाती थी। देखिए, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कार है, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 मीटर का कितने टाइम के अंदर? 2 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, इसने कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 सेकेंड्स के अंदर 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर मुझे अब इस कार की स्पीड मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगी? इसके डिस्टेंस को डिवाइड करवा दूँगी टाइम से, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास जो वेव की स्पीड आएगी वो आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड यानी हर सेकेंड के अंदर इसने 2 मीटर का फासला कवर किया। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड निकालनी होती है तो हम क्या करते थे? उसके डिस्टेंस को डिवाइड करवा देते थे टाइम से, यानी कि जो भी वो फासला तय करती है हमारे पास जितने टाइम के अंदर वही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती थी। अब इसी स्पीड को हमने वेव के अकॉर्डिंगली स्टडी करना है। देखिए, यहाँ पे मान ले मैं एक वेव बना देती हूँ। अब वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी, पहले यहाँ तक पहुँची और अब यहाँ तक का उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, मान लें अभी इसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको जो टाइम लगा है वो है 2 सेकेंड्स का। तो अगर मुझे इस वेव की स्पीड मालूम करनी होगी तो मैं क्या करूँगी? इसके डिस्टेंस को डिवाइड करवा दूँगी टाइम से। 2 × 2 2 5 10, यानी कि इस वेव की जो मेरे पास स्पीड आई है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड के अंदर इसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, यानी कि वेव की डेफिनेशन जो है हमारे पास स्पीड की, जो नॉर्मल स्पीड की डेफिनेशन होती है वही डेफिनेशन होती है, बस उसमें वेव की बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो वेव की डेफिनेशन, वेव स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी वेव हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कितने टाइम के अंदर वही उसकी स्पीड होती है। कोई भी वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है हमारे पास कितने टाइम के अंदर वही उसकी स्पीड कहलाती है। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हमें बार बार ये फार्मूला प्रूफ करने को कहा जाता है। बताइए v = f लैम्डा कैसे है। ठीक है, तो आइए हम वेव स्पीड का फार्मूला स्टडी करते हैं। देखिए, नॉर्मल ऑब्जेक्ट का हमने फार्मूला पढ़ा, नॉर्मल मूविंग बॉडी का जब हमें स्पीड निकालनी होती है तो उसका फार्मूला होता है v = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, मैंने आपको बताया था कि एक वेव का जो लीनियर डिस्टेंस होता है, एक वेव जो लीनियर डिस्टेंस कवर करती है या फिर क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो लीनियर डिस्टेंस होता है हमारे पास, वो क्या कहलाता था? वेवलेंथ। यानी कि जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं वेव के अंदर तो हम उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ कहते हैं हम उसको। तो यहाँ पे हम इस d को किससे रिप्लेस कर देंगे? इस d को हम रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से, क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं वेव के अंदर, हम जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं बेसिकली वो डिस्टेंस हमारा वेवलेंथ कह रहा होता था। ठीक है, अब साथ ही साथ हम वेव के अंदर जिस टाइम को पढ़ते हैं वो नॉर्मल टाइम नहीं होता, बल्कि हम उसको टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, वेव के अंदर हम जब भी टाइम की बात करते हैं तो वो टाइम पीरियड होता है। तो क्या मैं इस स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करूँगी, रिप्लेस करूँगी? क्यों? क्योंकि वेव के अंदर हम जिस टाइम को पढ़ते हैं वो है कैपिटल T। तो वेव का जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v = लैम्डा डिवाइडेड बाई t। ठीक है, यहाँ ये फार्मूला हमारे पास किसका है? वेव स्पीड का एक फार्मूला है। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये वाला फार्मूला कन्वर्ट करना है, इस फार्मूले को इसमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस फार्मूले को? v = लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t। क्या इसमें फार्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ? देखिए ना, जब ये लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से यही आंसर आ जाएगा, लैम्डा अपॉन t। तो कोई मसला नहीं है, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आप लोगों को अच्छे तरीके से क्या पता है कि 1/t किसका फार्मूला होता है? फ्रीक्वेंसी का। 1/t किसका फार्मूला होता है? फ्रीक्वेंसी का। तो क्या मैं इस 1/t की जगह ये फ्रीक्वेंसी को पुट कर सकती हूँ? तो जी कर सकते हैं हम। तो हमारा जो न्यू फार्मूला है वो क्या बन जाएगा? v = f लैम्डा। ठीक है,
ये प्रूव हो गया हमारा फार्मूला। देखिए ये इस तरीके से हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाता है। अब आप लोग एक चीज़ और गौर करें, इस लैम्डा के अंदर अगर मैं इस वेवलेंथ के भी 2 फार्मूले निकाल सकती हूँ यहाँ से। देखिए अगर तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को इस तरफ कर दूँ, दूसरी तरफ इज़ इक्वल टू के इस तरफ कर दूँ, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे जाकर इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, V/F इज़ इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा का फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ये बन जाएगा। और अगर मुझे लैम्डा का फार्मूला टाइम पीरियड के हिसाब से चाहिए हो तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे टाइम पीरियड डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लैम्डा का मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा बराबर है TV, सही, लैम्डा बराबर है टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी या वेव स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास इस एक फार्मूले की मदद से देखें कितने सारे फार्मूले बन जाते हैं। और ये फार्मूले मैंने आपको क्यों बना के दिखाया, क्योंकि यही फार्मूले हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो आप अगर ये फार्मूला अच्छे से याद रख लेंगे तो इसकी मदद से आप ये सारे फार्मूले बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि V=F लैम्डा किस तरीके से आता है हमारे पास। एक और बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब हमारे पास लैम्डा ज़्यादा होता है, जब हमारे पास यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। अगर मान लें इस फार्मूले के अंदर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दूं, तो जितनी ज़्यादा मेरे पास वेलोसिटी होगी या फिर उतनी ज़्यादा ही मेरे पास वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, यानी कि वेवलेंथ भी बढ़ेगी और वेलोसिटी भी बढ़ेगी। कब, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कांस्टेंट कर दूँ। ठीक है, और एक और बात कि अगर मेरे पास वेव स्पीड कांस्टेंट हो जाए, वेव स्पीड, देखें ये वाले फार्मूले के हिसाब से बात करें, अगर मेरे पास वेव स्पीड को मैं कांस्टेंट कर दूँ यहाँ पे, मतलब मेरी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो हमारे पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैसे बन जाएगा, इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मेरे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपका समझ में आ गई होगी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारी वेव स्पीड और वेवलेंथ दोनों के दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, दोनों ही साथ में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैं वेव स्पीड को कांस्टेंट रख दूँ तो यहाँ पे हमारे पास जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ, और उतनी कम वेवलेंथ, और जितनी अगर कम वेवलेंथ होगी तो उतनी ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चले हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि वेव स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चले अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड को जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है वो है कैपिटल A, और इसकी डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। चलिए डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यहाँ पर मैं 2 वेव्स बना रही हूँ, आप इनको गौर से देखिए। ये जो हमारी वेव है इसने यहाँ से यहाँ तक एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, और ये वाली वेव है इसने यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी इस वेव ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक इस वाली वेव ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो एम्पलीट्यूड होता क्या है, वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वो कवर करती है अपनी मीन पोजीशन से। देखिए ये मीन पोजीशन है, ये रेस्ट पोजीशन है। ठीक है, यानी कि जब वेव नहीं थी तो अपनी मीन पोजीशन पे थी वेव, जब जनरेट नहीं हो रही थी। ठीक है, और जब उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया अपनी मीन पोजीशन से, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाता है मेरे पास, एम्पलीट्यूड। वो जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, चाहे तो वो अपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो लोअर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कहलाएगा क्या, एम्पलीट्यूड। हर वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है, यहाँ पे देखें इस वेव का एम्पलीट्यूड कुछ और होगा और यहाँ पे इस वेव का एम्पलीट्यूड कुछ और होगा। तो एम्पलीट्यूड की लेकिन डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है, मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस, यानी कि मीन पोजीशन से कोई भी वेव जितना मैक्सिमम फासला कवर कर रही है वो फासला क्या कहला रहा है, एम्पलीट्यूड। याद होगा क्रस्ट की डेफिनेशन क्या होती थी हमारे पास, देखिए क्रस्ट की और एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन को मिक्स मत कीजिएगा। क्रस्ट की डेफिनेशन होती थी वो पॉइंट
जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो। क्रस्ट की डेफिनेशन होती थी वो पॉइंट जहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा हो, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, और वो पॉइंट जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होता है वो क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। अब एम्पलीट्यूड क्या है, एक डिस्टेंस है, एक डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको हम किससे मेजर करेंगे, क्या यूनिट होना चाहिए इसका, SI यूनिट। तो इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर, ठीक है। तो आई होप एम्पलीट्यूड को भी आप समझ गए होंगे कि ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे भी वेव बनाई हुई है। मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो एम्पलीट्यूड है। जिस पॉइंट तक वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो पॉइंट क्या कहला रहा है, क्रस्ट। या अगर लोअर पॉइंट है तो वो पॉइंट ट्रफ कहलाएगा, और जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही होगी वो डिस्टेंस क्या कहला रहा है, अभी एम्पलीट्यूड ही कहला रहा है, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ, एक और बात, हाँ आप यूँ भी कह सकते हैं द हाइट ऑफ अ वेव, द हाइट ऑफ अ वेव, ठीक है। तो हाइट है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आपके पास क्या कहला रही है, एम्पलीट्यूड कहला रही है। इसका ऐसे यूनिट मीटर होता है। अब हम वेव फ्रंट की बात कर लेते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है, देखिए, वेव फ्रंट एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ वेव डेट जॉइंस ऑल द पॉइंट्स डेट आर इन द सेम फेस। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के पास दो वेव बनाती हूँ, ठीक है। अब वेव फ्रंट होती क्या है, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो दोनों क्रस्ट को ज्वाइन करे, जो दोनों जो जितनी भी वेव्स हैं उनके सारे क्रस्ट को अगर वो ज्वाइन कर रही होगी तो वो इमेजिनरी लाइन क्या कहला रही होगी, वेव फ्रंट। या फिर अगर वो उनके ट्रफ को ज्वाइन कर रही होगी तब भी वो क्या कहला रही होगी, वेव फ्रंट। ऐसी इमेजिनरी लाइन जो वेव के सारे सेम फेजेस, देखें अगर सारे के सारे फेजेस क्रस्ट में सही तो सेम फेजेस हैं, तो इन सबको अगर वो ज्वाइन कर रही होगी तब भी वो वेव फ्रंट कहला रही है। और अगर तो सारे के सारे सेम फेजेस ट्रफ के अंदर हैं तो उनको भी अगर वो ज्वाइन कर रही होगी लाइन तो वो वेव फ्रंट कहलाएगी। इमेजिनरी होती है, यानी कि हम लोग खुद से सपोज करते हैं, एक्चुअली में वो लाइन मौजूद नहीं होती, ठीक है। अब वेव फ्रंट हमारे पास दो तरीके की होती हैं, एक होती है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट और एक होती है सर्कुलर वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कैसे प्रोड्यूस होती है हमारे पास, देखिए यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, ये प्लेन वेव फ्रंट है, सही है। और ये हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट है, ये हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट है, ठीक है। हो क्या रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था रिपल टैंक, उसी को अगर हम सोचें, वो रिपल टैंक के अंदर हम ट्रे, या आप घर में भी कर सकते हैं वैसे ये प्रैक्टिकल, कि आप कोई भी ऐसी ट्रे ले लें किसी भी तरीके की, सही है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। अगर तो हमारे पास जब हम उसके अंदर जो भी डिपर है वो कैसा हो, थोड़ा सा प्लेन हो, यानी कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो, इस तरीके से हो, तो उससे जो वेव प्रोड्यूस होंगी उन पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, क्योंकि उससे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो प्लेन हो है ना, वो वेव्स भी प्लेन वेव हैं, इस वजह से जो वेव फ्रंट बन रहा है वो भी कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट है हमारे पास, ठीक है। और अगर तो मान ले मेरा जो डिपर है, जो मैं हमारे रिपल के टैंक के अंदर जो डिपर यूज़ कर रही हूँ वो कोई स्टोन है, कोई गोल सी चीज़ है, ठीक है, और बार बार मैं उसको डिप कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मेरे पास जो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं देखिए वो सर्कुलर होते हैं। यही रिपल्स क्या होते हैं हमारे पास, यही तो वेव फ्रंट होते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास वेव जा रही है, वेव के सारे सेम फेजेस को ज्वाइन कर रही हैं, ये वाली लाइंस वेव के सारे सेम फेजेस को ये वाली लाइंस ज्वाइन कर रही हैं। तो ये लाइंस हमारे पास क्या है, बेसिकली यही तो लाइंस हमारे पास वेव फ्रंट है, यही लाइंस हमारे पास वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट क्या होती है, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सारे के सारे सेम फेजेस, किसी भी वेव के सेम फेजेस को ज्वाइन करे, सारी वेव्स के सेम फेजेस को ज्वाइन करे, या तो वो क्रस्ट हो या तो वो सारे ट्रफ हो, तो उनको अगर ज्वाइन कर रही होगी तो वो इमेजिनरी लाइन वेव फ्रंट कहलाती है। अगर तो हमारे पास हम जो डिपर यूज़ कर रहे हैं वो प्लेन है, कोई भी प्लेन सा ऑब्जेक्ट है, या फिर कोई स्क्वायर ब्लॉक या रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो उससे वेव्स कैसी प्रोड्यूस होंगी, प्लेन वेव्स प्रोड्यूस होंगी, तो उनको जो लाइन ज्वाइन करेगी वो क्या कहलाएगी, प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दो वेव्स प्रोड्यूस हुई थी, इनके सारे क्रस्ट को जो लाइन ज्वाइन कर रही थी वो क्या कहला रही थी, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना जो डिपर है वो कोई गोल सी चीज़ ले लूँ, या फिर जैसे कि कोई स्टोन ले लूँ, ठीक है, और उसको मैं बार बार डिप कराऊँ पानी के अंदर, तो अब भी वेव के सारे क्रस्ट को देखें, जो लाइन ज्वाइन कर रही है सर्किल की फॉर्म में ज्वाइन कर रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। या तो क्रस्ट को ज्वाइन करें सारे के सारे, या तो ट्रफ को ज्वाइन करें, ठीक है। तो वेव फ्रंट की हमारे पास यही डेफिनेशन होती है कि ऐसी लाइंस जो वेव के सारे सेम फेजेस को हमारे पास ज्वाइन कर रही है वो वेव फ्रंट कहलाती है। इसी के साथ आज का हमारे पास
इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव के बारे में। उसमें हम वेव की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कि वेव क्या क्या खसूसियात। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव का। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव के बारे में। तब थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।